दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में छपे आर्टिकल एन एम्पायर्स फॉल, कॉज एंड इफेक्ट और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख दारा शिकोह नेवर बिकेम एम्परर बट वॉज अ ट्रू इंडियन चाइल्ड के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा हुआ है। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो आज का विषय है मुगल साम्राज्य। दरअसल भारत सरकार की एक वेबसाइट noindia.gov.in पर मुगलों से संबंधित एक पैराग्राफ दिया गया था। इसमें मुगलों को भारत के महानतम साम्राज्यों में से एक कहा गया था। साथ ही भारत के निर्माण में उनके योगदान को लेकर भी बात की गई थी। इसे लेकर हाल ही में काफी विवाद हुआ और इस पर सवाल उठाया गया कि भारत सरकार की वेबसाइट मुगलों की प्रशंसा कर रही है। विवाद के बाद वेबसाइट से इस पैरा को हटा लिया गया। मुगलों के योगदान को लेकर ये सवाल कितने जायज हैं, ये तो इतिहास के गर्भ में है। लेकिन वर्तमान में मुगलों द्वारा बनवाए गए लाल किले की प्राचीर की शोभा तब और बढ़ जाती है जब भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। कहने का मतलब ये है कि मुगलों द्वारा स्थापत्य कला एवं संस्कृति के लिए जो काम किया गया उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इतिहास पढ़ते वक्त हम पानीपत का युद्ध भी पढ़ते हैं और चारबाग शैली भी। इतिहास को आज की परिस्थितियों के आधार पर परखा नहीं जा सकता, उससे सीखा जाता है। इतिहास में जो गलतियां हुई उन्हें दोहराने से बचा जा सकता है। सही मायनों में भारत का एकीकरण ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ है। मुगलों के भारत आक्रमण के वक्त आज वाला भारत अस्तित्व में नहीं था। भारतीयों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी गई 1857 की लड़ाई में तत्कालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही सांकेतिक तौर पर अपना नेता बनाया था। तो आज के आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य पर। यूपीएससी और अन्य राज्य सेवा परीक्षाओं में मुगलों से संबंधित सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यह टॉपिक परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आज के अपने आर्टिकल में हम बात करेंगे मुगलों के भारत आगमन और मुगल सल्तनत के भारत की कला एवं संस्कृति में योगदान की। साथ ही मुगलों के प्रशासन पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मुगलों के भारत आगमन की। 21 अप्रैल 1526 को हुए पानीपत के पहले युद्ध के बाद मुगल भारत में स्थापित हुए। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। बाबर के भारत आगमन के पीछे कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। गौरतलब है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी के अधीन साम्राज्य कमजोर नेतृत्व और विद्रोह के कारण चरमरा रहा था। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर को पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और राणा सांगा द्वारा भारत आमंत्रित किया गया था। इस तरह भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर फरगाना का तुर्क मंगोल राजकुमार था। फरगाना समरकंद के पूर्व में एक छोटी सी रियासत थी। वह पिता की ओर से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। वह 1495 में फरगाना की गद्दी पर बैठा। दरअसल बाबर समरकंद को जीतना चाहता था, लेकिन वहाँ सफलता न पाकर उसने भारत में अपना साम्राज्य बनाने का फैसला किया। उस समय उत्तर भारत की सत्ता में 2 बड़े राजवंश थे, इब्राहिम लोदी के अधीन दिल्ली की सल्तनत और मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में एक हिंदू राजपूत संघ द्वारा शासित राजपूताना। बाबर युद्धों के जरिए सत्ता पर काबिज हुआ और मुगल सल्तनत की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना के साथ बाबर के भारत आगमन के महत्व की बात करें तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार कंधार और काबुल भारत का हिस्सा बने। कंधार और काबुल के भारत का हिस्सा बनने से बाहरी आक्रमणों से लगभग 200 सालों तक सुरक्षा मिली। इसके अलावा आर्थिक तौर पर भारत के विदेशी व्यापार को भी मजबूती मिली थी। दरअसल काबुल और कंधार 2 ऐसे नगर थे जहां से चीन और भूमध्य सागरीय सी पोर्ट्स के लिए कारवां रवाना होते थे। यहाँ पर कारवां से मतलब व्यापारियों के दल से है। इससे ट्रांस एशियन व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को मजबूती मिली। इसके अलावा उत्तर भारत में लोदी और राजपूत सत्ताओं को कमजोर करके पूरे भारत के लिए एक साम्राज्य की स्थापना का रास्ता साफ हुआ, जिसने भारत को एक साम्राज्य के नेतृत्व में लाने में अहम भूमिका निभाई। बाबर ने राज्य की एक ऐसी अवधारणा पेश की जो क्राउन की ताकत और प्रतिष्ठा पर आधारित थी। इसमें धर्म और कट्टरता को जगह नहीं दी गई थी।
विशेषज्ञों के मुताबिक बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बावजूद इसके उसका दरबार कट्टर धार्मिक प्रवृत्तियों से मुक्त था। उसने राणा सांगा के खिलाफ लड़े खानवा के युद्ध को जिहाद का नाम दिया था, लेकिन इसके कारण पूरी तरह से राजनीतिक बताए जाते हैं। कला एवं संस्कृति में योगदान की बात करें तो बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी को विश्व साहित्य के क्लासिक्स में रखा जाता है। बाबर ने इसमें भारतीय वनस्पतियों एवं वन्य जीवों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा बाबर ने एक मसनवी की भी रचना की थी। साल 1528 में बाबर ने चारबाग शैली में आराम बाग का निर्माण कराया था। बाबर की कब्र को काबुल में बनाने से पहले उसके शव को यहीं दफनाया गया था। आपको बता दें कि चारबाग शैली पर्शियन स्टाइल में बने बाग का लेआउट होता है। इस गार्डन को बहते पानी या पैदल मार्ग द्वारा 4 भागों में बांटा जाता है। मुगल पेंटिंग्स का भारतीय कला एवं संस्कृति में भी अहम योगदान है। मुगल शासकों ने मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा में बेहजाद नाम के चित्रकार का जिक्र किया है, जो चेहरे ढंग से नहीं बना पाता था, लेकिन दाढ़ी वाले चेहरे बनाने में उस्ताद था। एक और कलाकार जिनका जिक्र बाबर ने किया है, उनका नाम है शाह मुजफ्फर। ये हेयर स्टाइल बनाने में महारथी थे। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल वंश की सत्ता पर काबिज हुआ। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्य, लेकिन वह मुगल साम्राज्य का दुर्भाग्यशाली शासक रहा। उसने अपने पिता की इच्छा के मुताबिक अपने साम्राज्य को अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बांट दिया। हुमायूं की ये नेकदिली उसकी सबसे बड़ी गलती रही। साल 1530 से 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी हासिल करने तक हुमायूं युद्धों में फंसा रहा। उसे सबसे बड़ी टक्कर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने दी। हुमायूं के कुल शासनकाल तक 15 वर्षों का शासन सूर वंश का भी रहा है। हुमायूं के काल में कला एवं संस्कृति का अधिक विकास नहीं हुआ। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। इस मकबरे का विशालकाय संगमरमर निर्मित गुंबद इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूं की मौत एक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई, जिस पर लेनपूल नामक इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हुमायूं का योगदान निगारखाना यानी पेंटिंग वर्कशॉप की स्थापना को लेकर माना जाता है। हमजानामा पेंटिंग का निर्माण कार्य हुमायूं के कार्यकाल में शुरू किया गया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र में अकबर ने मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली। अकबर को भारत के महानतम राजाओं में से एक माना जाता है। अकबर को इतिहास में सबसे ज्यादा धार्मिक नीतियों के चलते याद किया जाता है। अकबर की उदार धार्मिक नीतियों के पीछे कई कारक जिम्मेदार थे, जैसे अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ, राजपूत परिवारों में शादी और शेख मुबारक और उनके बेटों अबुल फजल और अबुल फैजी के संपर्क में आना, आम्बेर की राजकुमारी हरखाबाई, जिनका कई जगह नाम जोधाबाई मिलता है, उनसे शादी के बाद साल 1562 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया। साल 1564 में अकबर ने मुस्लिम शासित राज्य में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया कर हटाया। अकबर को सभी धर्मों को जानने में रुचि थी। इसके मद्देनजर उसने सुलह कुल का सिद्धांत यानी पीस टू ऑल दिया था। आगे चलकर साल 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। शुरुआत में इसमें मुस्लिम स्कॉलर और बाद में हिंदू, जैन, ईसाई और पारसियों को भी आमंत्रित किया जाने लगा। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के स्कॉलर वाद विवाद किया करते थे। 1582 में इन बहसों को बंद कर दिया गया, जिसका कारण था विभिन्न धर्मों के बीच कड़वाहट बढ़ना। अकबर स्वयं इन विवादों का सच जानने के लिए हर धर्म के प्रमुखों, मसलन हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी, पारसी धर्म से मेहरजी राणा, ईसाई धर्म से एक्वावीवा एवं मॉन्स्ट्रेट और जैन धर्म के हरि विजय सूरी से चर्चा करता था। अकबर द्वारा दिए गए दर्शन के लिए अकबर और बदायूनी ने तौहीद इलाही शब्द का प्रयोग किया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दैवीय एकेश्वरवाद। अकबर का मकसद एक ऐसे राज्य की स्थापना करना था जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों, समान सहिष्णुता और उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना सभी वर्गों के सम्मान की अवधारणा पर बना हो। हुमायूं द्वारा डाली गई मुगल चित्रकला की नींव को अकबर के काल में नए मानकों के साथ विकसित किया गया। हमजानामा पेंटिंग मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने तैयार की थी। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने कला के प्रति अकबर के जुनून के बारे में लिखा है कि अकबर के शाही कारखाने में 100 से अधिक कलाकार कार्यरत थे।
अकबर व्यक्तिगत रूप से कलाकृतियों का मूल्यांकन करता था। अकबर के संरक्षण में मुगल चित्रकला में विभिन्न विषयों को चित्रित किया गया। इसमें विस्तृत राजनीतिक विजय, कोर्ट के दृश्य, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ फारसी और इस्लामी विषय शामिल होते थे। अकबर के काल में चित्रकला पर यूरोपियन आर्ट का भी प्रभाव दिखाई देता है। यूरोपियन आर्ट की पेंटिंग मैडोना एंड चाइल्ड को मुगल चित्रकला में ढालकर तैयार किया गया था। अकबर के काल की स्थापत्य कला की बात करें तो आगरा के निकट स्थित फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। यहाँ पर दीवाने खास यानी ज्वेल हाउस का निर्माण किया गया। जोधाबाई का महल इस परिसर की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ पर दीवानाए खाना खास और ख्वाबगाह यानी स्लीपिंग चैम्बर भी स्थापत्य का अद्भुत नमूना पेश करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को एकीकृत करने के लिहाज से अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था में कुलीनों, नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को एक ही सेवा में शामिल किया गया था। इसकी उपाधि मनसबदार होती थी। मनसबदार की रैंक को जात और सवार में विभाजित किया गया था। यहाँ पर जात का अर्थ सैनिकों की संख्या से था, जो कि 10 से 10,000 तक हो सकती थी। वहीं सवार का मतलब घोड़ों की संख्या से था। मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। उसकी मर्जी होने तक ही वे पद पर बने रह सकते थे। सभी मनसबदारों को एक घुड़सवार के लिए 2 घोड़े रखने अनिवार्य होते थे। इस व्यवस्था के तहत सभी धर्मों और नस्लों के लोगों को प्रशासन में शामिल किया गया, जिसने प्रशासन में विविधता को बढ़ावा दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुगल विभिन्न कला रूपों के संरक्षक थे। हर मुगल शासक ने अपनी वरीयता के मुताबिक कला को संरक्षण दिया है। आज के आर्टिकल में हमने मुगलों के आगमन से लेकर अकबर के काल तक की कला एवं संस्कृति को कवर किया है। आज के आर्टिकल को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इस आर्टिकल के अगले भाग में हम जहांगीर के काल से शुरुआत करेंगे। तो चलिए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अकबर का कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में योगदान रेखांकित कीजिए।